गो। चलो गए शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो कल के क्लास में हम लोगों ने दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ रखे थे, है ना। प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी थ्री कर रखे थे। प्रॉपर्टी वन क्या था बेटे कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड उसका, सॉरी, एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक डिटर्मिनेंट का आप अगर रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो उसका वैल्यू सेम ही रहता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक सेकंड रुको, देखो। जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, देख रहे हो सब। ये वाला डिटर्मिनेंट जो होगा 1 2 3 4, ये वाला डिटर्मिनेंट भी, इसका वैल्यू भी वही आएगा, है ना। इसका जो फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका जो सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम। तो रो कॉलम को इंटरचेंज करने से हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है ना। मतलब मैट्रिक्स एंड उसका ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम रहता है। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे बेटे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी दो रो, सॉरी, एक डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो या फिर कोई भी दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देते हो तो जो न्यू डिटर्मिनेंट मिलता है उसमें क्या होता है ना, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का साइन खाली बदल जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेट हो सेम जाता रहता है मतलब। है। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहता है, खाली साइन बदल जाता है। मतलब सपोज मेरा एक डिटर्मिनेंट है और उसका वैल्यू मानो 5 है। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और उसका वैल्यू मानो 5 है। और मैं क्या किया, उस डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। करने के बाद एक न्यू डिटर्मिनेंट मुझे मिलेगा और उसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, -5 आएगा। ये पढ़े थे। और अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू -5 होता है तो न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 आ जाएगा ना, खाली साइन चेंज हो जाएगा। ये भी हम देखे थे। अच्छा, उसके बाद हम प्रॉपर्टी थ्री भी पढ़ लिए थे, वही प्रॉपर्टी थ्री से कंटिन्यू करते हैं। क्लियर और नॉट। अच्छा, प्रॉपर्टी थ्री में बेटा क्या कल देखे थे कि इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम विथ स्केलर, द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k times the value of the old determinant with a scalar k, with a scalar k। हाँ, मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल से आप समझ लो। ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, देख रहे हो। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो, मानो मैं रो 2 पकड़ता हूँ, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट का रो टू के एवरी एलिमेंट में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया। कर देने से रो 2 का एलिमेंट क्या बन जाएगा अभी, 9 और ये 12 हो जाएगा, है ना। ऊपर वही का वही है, मैंने सिर्फ रो 2 के ईच एलिमेंट में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था -2। अब ऐसा करने के बाद मेरा डिटर्मिनेंट आया -6। क्या आया, -6। ये कल पढ़े थे। और -6 क्या होता है बेटे, 3 × -2। और -2 क्या है बेटे, पुराना वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो जो नया डिटर्मिनेंट आया उसका वैल्यू क्या निकल के आया ना, 3 × द ओल्ड डिटर्मिनेंट वैल्यू। ऐसा क्या किया, ऐसा हो गया ना। हमने क्या किया, नया जो ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था उसका कोई एक रो के एवरी एलिमेंट में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बेटे आप उसके फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट में भी 3 मल्टीप्लाई करते तो यही होता। फर्स्ट कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई करते तो यही होता। सेकंड कॉलम के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दे तो यही होगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि एक डिटर्मिनेंट का, है ना, कोई भी रो, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में अगर आप एक स्केलर के मल्टीप्लाई करते हो तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आता है उसका वैल्यू इज के टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट, के टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। क्या आपको ये समझ में आ गया मैं जो बोला। अच्छा, सर। हाँ, ओके। ये एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। जब पहले देखो डिटर्मिनेंट था क्या बेटा, 1 2 3 4। और मैं यहाँ पर क्या करना, उसका जो कॉलम वन है ना कॉलम वन के ईच एंड एवरी एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। कॉलम वन बेटा 1 3 था, अभी इसमें 5 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 5 और ये हो गया 15। अब कॉलम टू में नहीं, कॉलम वन में मैंने मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है ना। कॉलम वन में एक रो या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है ना।
यहाँ पर मैं कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और आया 5 टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। मतलब कॉलम 1 के एवरी एलिमेंट मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट हो गया उसका वैल्यू आ गया 5 टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, इतना तक हम कल पढ़े थे, ठीक है कि नहीं? अच्छा, हेलो एवरीबॉडी लिसनिंग? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा अच्छा, और भी क्या डिस्कस किए थे बेटे कि हम आगे चल के जब ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, अब आज कुछ एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं, आज एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं जहां पर हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? तो ये प्रॉपर्टी हम जहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें कहीं पर अगर हमें कहीं पर ये जरूरत पड़ा कि मेरा जो पुराना डिटर्मिनेंट है मैं उसका कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के एवरी एलिमेंट में मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? एक स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के एवरी एलिमेंट में मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो ऐसा करने से मेरा जो न्यू डिटर्मिनेंट आ जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, वही स्केलर के, सपोज मैं इसका कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में एक स्केलर के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसा करने से जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा ना, के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओल्ड डिटर्मिनेंट, है ना? लेकिन मुझे अगर वो वैल्यू को सेम रखना हो, मुझे अगर वो वैल्यू को सेम रखना हो, पुराना डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू था अभी भी न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रखना हो, तो मैं क्या करूंगा, बस न्यू डिटर्मिनेंट के साथ एक 1/k मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/k मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब क्या है देखो बेटे, जैसे कि एग्जांपल देखो, इसमें ये सर बुझी दूज ये यस आई विल एक्सप्लेन। देखो डिटर्मिनेंट देख रहे हो 1 2 3 4, इसका मैंने फर्स्ट रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट क्या हो गया, ये हो गया, देख रहे हो ये हो गया, ये 3 और ये 6 हो गया। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो न्यू डिटर्मिनेंट मुझे मिला, इसका वैल्यू ये पुराने डिटर्मिनेंट का वैल्यू के साथ क्या रिलेशन होगा? पुराना डिटर्मिनेंट अगर डेल्टा है तो न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा पता है? 3 डेल्टा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 डेल्टा आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने उसका एक रो के एवरी एलिमेंट में मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है ना? तो जो न्यू डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 3 टाइम्स तो ओल्ड डिटर्मिनेंट वैल्यू, 3 डेल्टा आ जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं इन दोनों का वैल्यू को सेम रखने के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा बेटा, का 1/3 मल्टीप्लाई कर दो। अरे को 1/3 मल्टीप्लाई करो तो ये जो होगा, ये इसका वैल्यू आपका पूरा डिटर्मिनेंट के वैल्यू के साथ सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे चेक यस करो सर। बेटा, इसका वैल्यू 3 इंटू डेल्टा है ना, इसका वैल्यू 3 इंटू डेल्टा है, और इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही डेल्टा आ जाएगा ना, वही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ में आया? यस सर। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। तो इससे एक चीज हमें जानने को मिला कि मेरा डिटर्मिनेंट, मेरा ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है, मेरा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसके किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में मैं अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं वो न्यू तो मैं बाहर भी एक स्केलर डिवाइड भी करूंगा। ऐसा करने से मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। क्लियर और नॉट? तो मैं इसका पहला रो में 3 मल्टीप्लाई किया तो बाहर एक 3 डिवाइड भी कर दिया। क्लियर और नॉट? ऐसा करने से ये इसका वैल्यू जो था अभी भी इसका वैल्यू वही रहेगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोला या नहीं आया? यस सर। शुड आई यस सर। elaborate more? शुड आई elaborate more? ओके, आगे चले। यस सर। ओके, अच्छा, ये प्रॉपर्टी को हम और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बेटे, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ये है, देख रहे हो, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है और मैं देख रहा हूं कि इसका जो फर्स्ट रो है ना बेटे, फर्स्ट रो, इसके एवरी एलिमेंट में से मैं एक कॉमन फैक्टर ले सकता हूं, के। क्या ले सकता हूं बेटे? के। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो पहला रो है उसके एवरी एलिमेंट में से कॉमन फैक्टर के पूरा डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकता हूं, के टाइम्स ए बी सी डी। मेरा बात समझ रहे हो? अरे मेरा बात थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल देख लो,
ये मेरा डिटर्मिनेंट है 2 4 3 4, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं मैं फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट में से 2 कॉमन लूं। तो मैं इसमें से 2 बाहर ले सकता हूं, पूरा 2 बाहर ले गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। या फिर मैं अगर चाहूं कि ये जो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम के एवरी एलिमेंट में से मैं 4 कॉमन लेना चाहता हूं, तो 4 पूरा बाहर आ गया और रहेगा क्या 2 3 1 1। अरे समझ रहे हो कि नहीं, 1 1, ठीक है, 1 1। तो आगे सर। हाँ, तो सिंपल सा बात क्या इसमें से निकल के आता है ना, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन फैक्टर आउट अ कॉमन टर्म फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, है ना। कि जो डिटर्मिनेंट है उसका कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में से मैं एक कॉमन फैक्टर बाहर ले सकता हूं। क्लियर और नॉट? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हेलो, गेट इट? अच्छा देखो, यस। अच्छा, आप लोगों को समझ में, आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे होता है ना, ऐसा कैसे होता है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होकर सर ऐसा कैसे करती है। चलो समझाता हूँ। बेटे देखो, मानो मेरा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। और मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो फर्स्ट रो है ना बेटा, फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट में मैं एक स्केलर के मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं? के मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब के बी सी डी, ठीक है ना। उसके फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट में एक स्केलर के मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, अगर बेटा मेरा पुराना डिटर्मिनेंट डेल्टा था, अभी न्यू डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? अरे के डेल्टा आ जाएगा। अरे आ जाएगी नहीं, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में एक स्केलर मल्टीप्लाई करो तो न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज के टाइम्स द ओल्ड डिटर्मिनेंट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें। तो यस सर। इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है? के डेल्टा, है ना। इसका वैल्यू क्या है? के डेल्टा। इसका वैल्यू है के डेल्टा। तो के इंटू डेल्टा क्या है बेटे? डेल्टा ये है ना, ये तो डेल्टा है ना, ये डेल्टा है पुराना वाला डिटर्मिनेंट। तो के इंटू ए बी सी डी। सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोला, जो किया? अरे गधों, सबको समझ में आ रहा है जो किया? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो प्रूव करके आपको दिखा दिया कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना, दिखा दिया। तो इसमें मैंने क्या किया, क्या ना, इसका जो पहला रो है उसके एवरी एलिमेंट में से मैं के कॉमन लिया, प्रूफ करके दिखा दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस। कितनों को प्रूफ समझ में आया? प्रूफ एग्जाम में नहीं चाहिए, लेकिन समझ में आया तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको तसल्ली होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया। समझ में आया तो अच्छा। यस सर। तो ऐसे करके हम किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में से एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वाला प्रूफ भी कल कर दिए थे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे हॉस्टल 1 वाले कि सर क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल 2 में ये नहीं पढ़ाया था, तो मैं ये रिपीट थोड़ा सा कर लेता हूँ। यही तो लास्ट था और उसके बाद हम न्यू आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ये लास्ट है बेटे। मानो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक है ना, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है। ये वाला चीज ऑलरेडी मैं बताया था आपको कि मेरा जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के। मैट्रिक्स के साथ स्केलर कैसे मल्टीप्लाई करते जानते हो ना? अरे याद है ना? अरे मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में जाके वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी भूल गए क्या मैट्रिक्स के साथ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में जाके यस वो सर, स्केलर एवरी मल्टी, मंथ हाँ वेरी होता गुड। है। तो बेटे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर एन है। मैं क्या करूंगा ना, मेरा जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसके साथ एक स्केलर के मल्टीप्लाई करूंगा, उसके साथ एक स्केलर के मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऐसा करने से मुझे एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मैं के बोलता हूं। क्या बोलता हूं? के बोलता हूं। अभी मैं जो न्यू मैट्रिक्स मिला के ए, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा। डिटर्मिनेंट तो मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट किया जाता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का। हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा पता है? के टू दी पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए ने क्या है बेटे?
तो ऑर्डर ऑफ ए है ना, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एन है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? तो Yes, sir. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, खाली इसका वेरिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन इसका कैसा होता है, देखो बेटे, मानो मेरा पास एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए में एक स्कालर 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसमें एक स्कालर 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई किया, जो मैट्रिक्स है मैं उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 5 टू द पावर, ए का जो ऑर्डर है बेटे, ए का ऑर्डर क्या है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेरा बात समझ रहे हो? 5 टू द पावर 3 कितना होता है बेटा? 125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए के साथ एक स्केलर 5 मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आया दैट इज इक्वल टू 125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? अरे समझ गए? Yes, sir. हाँ, किसी को कोई डाउट है इसमें? शक है किसी को? ओके, आगे चलते तो देखते हैं इस चीज का प्रूफ क्या है बेटा। देखो, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है n बाई एन ऑर्डर का, n बाई एन ऑर्डर का ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना? अच्छा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ए के साथ एक स्केलर में k मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से न्यू मैट्रिक्स होगा, क्या होगा बेटे? उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट में जाके k मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा न्यू मैट्रिक्स। अरे समझ रहे हो ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? याद है ना? ओके। अब बेटे ये करने के बाद में अब ये जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट हुआ ना बेटे, के ये जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट हुआ, मैं इसका Yes. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उसका डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस है ना, ये जो है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब देखो बेटा, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हम, डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम से एक कॉमन फैक्टर पूरा बाहर ले सकता है डिटर्मिनेंट के बाहर। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, ये जो डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है ना बेटे, इसके सारे एलिमेंट में से एक कॉमन फैक्टर के ले सकता हूं, के ले गया, Yes, ठीक है sir. ना, एक के ले गया। बेटे दूसरा रो के भी सारे एलिमेंट में से एक कॉमन फैक्टर के ले सकता हूं, तो बाहर दो के आ गया, मतलब के का स्क्वायर है ना, और एक कॉमन फैक्टर नीचे के। ऐसे करके कितने एन रोज है ना, एन रोज है, हर रोज से आप एक एक के कॉमन ले सकते हो ना। तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा? के टू दी पावर एन है ना, के टू दी पावर एन इंटू ये बचेगा है ना, सबसे के कॉमन ले गए हो तो, अरे समझ रहे हो ना? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे समझ रहे हो ना, ये तो ए का डिटर्मिनेंट ही है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का। तो के टू दी Yes, sir. पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, मैं इसलिए लिख दिया हूं आपके लिए यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, कहीं पर लिखा था, नहीं लिखा हूँ? अच्छा 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 अच्छा, लिखना भूल गया। ओके चलो, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है? जितना क्वेश्चन आपके बुक में हुआ आएगा, ये खाली समझने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारे रो से के कॉमन लिया, आप चाहो तो सारे कॉलम से के कॉमन ले सकते हो जाएगा, वही बात आएगा। आगे चलते हैं। ओके, देखो बेटे, ये और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो इधर। हेलो एवरीबॉडी, पेइंग अटेंशन, क्लोज Yes, अटेंशन। sir. Yes, sir. Yes, अच्छा sir. बेटे, आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि आपका एक गलती होता है कि रोज आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बीच में मतलब कंपैरिजन करने लगते हो, क्योंकि आपका गलती भी नहीं है इतना, क्योंकि दोनों में उसमें ऐसा ब्रैकेट दिया जाता है और इसमें ऐसा ब्रैकेट दिया जाता है। तो बहुत सारे आप क्या कर लेते हो कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कोई कोई तो आप में से होगे जो कि बोल दोगे दो मैट्रिक्स का डिवीजन। अबे दो मैट्रिक्स का डिवीजन होता है क्या? कोई पढ़े दो मैट्रिक्स का डिवीजन? तो बोल दोगे, चलो ठीक है। दो मैट्रिक्स का बीच में इक्वालिटी का रूल है ना, कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं वगैरह वगैरह, जो रूल्स थे मैट्रिक्स के, आप क्या करते हो उसको डिटर्मिनेंट के साथ कंफ्यूज कर लेते हो। कीप इन माइंड वन थिंग, मैं बार बार बता रहा हूं, मैट्रिक्स एक पूरा अलग सा चीज है। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज सिंपली अरेंजमेंट।
आप ऐसा समझ लो, आपके पास आपको मैं 9 नंबर देता हूँ, 9 डिजिट्स दे रहा हूँ, 9 नंबर्स दे रहा हूँ। आपको 9 नंबर्स को 3 रो 3 कॉलम में जो अरेंज करते हो, अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स बस एक अरेंजमेंट है। तो जब मैं दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वालिटी का बात करता हूं, तो मैं दो अरेंजमेंट के बीच में इक्वालिटी का बात करता हूं। जब तो मैट्रिक्स को ऐड करने का बात करता हूं, दो अरेंजमेंट को ऐड करने का बात करता हूं, तो उनका रूल्स रेगुलेशन सब अलग है, उनका पूरा अलग है, सब उनका अलग है। नंबर रियल नंबर के तरह नहीं है, अलग है पूरा। लेकिन अगर सोचो बेटे, डिटर्मिनेंट असलियत में एक नंबर है ना। डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन शुरुआत में तो वही हम कर रहे हैं ना। डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट ए नंबर। क्या है वो? ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो एक नंबर आता है। अरे देखो ना, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स है, ये एक अरेंजमेंट है। दिस इज मैट्रिक्स, मतलब अरेंजमेंट। अब बेटे मैं ऐसे जब दे देता हूं ना, ये क्या है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है। क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट क्या है ना, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विथ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका वैल्यू क्या होता है बेटे, आपको पता है, 4 -6 -2। बेटे ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसका वैल्यू -2 है। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स डज नॉट हैव अ वैल्यू। मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स, इट इज अरेंजमेंट। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। यू कैन ट्रीट अ डिटर्मिनेंट एज एनी नंबर, सिंपली नंबर। जैसे दो नंबर होते हैं, डिटर्मिनेंट एक नंबर है। ठीक है? तो बस मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखते हो ना, 1 + 2 का होल स्क्वायर। क्या होता है 1 + 2 का होल स्क्वायर, बताओ? अरे 9 है ना। यस सर। हाँ, ये एक नंबर है ना भाई, 9 जैसे एक नंबर है, 1 + 2 का होल स्क्वायर भी एक नंबर है ना, ये दिस इज अ नंबर, इजंट इट? उसी तरह ये भी एक नंबर है, इसका वैल्यू -2 है। जैसे इसको सॉल्व करके आप 9 निकाले, इसको सॉल्व करके -2। तो बेटे मैट्रिक्स के रूल्स डिटर्मिनेंट में मत घुसाना कभी भी, क्लियर और नॉट। कभी भी मैट्रिक्स चैप्टर को अलग से उसके रूल्स रेगुलेशंस याद रखना है आपको, डिटर्मिनेंट के रूल्स रेगुलेशंस अलग से याद रखने हैं। दोनों चैप्टर में मिलावट नहीं करने हैं, पगला जाओगे। पूरा अलग अलग है, आप अगर मिलावट करते हो तो इसका मतलब आप क्लास में अटेंशन नहीं देते हो। ठीक है ना? अच्छा, तो अच्छा, देखो बेटे यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, और एक स्केलर के इस डिटर्मिनेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर और नॉट? तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटे ये जो स्केलर के है ना, ये स्केलर के, इसको आप ये जो डिटर्मिनेंट है ना, उसका कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर लेके। मतलब क्या है ना, k टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू, मैं k को अगर अंदर लेना चाहता हूं, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर लेना चाहता हूं, तो मैं k को ये डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम, रिमेंबर कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, k को लेके मैं इन दोनों मल्टीप्लाई, k b c d, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटे मैं k को चाहूंगा तो फर्स्ट कॉलम ही मल्टीप्लाई k से, और बाकी दोनों कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर और नॉट? आपको याद होगा मैं क्यों यहाँ पर आपको बताया, मैट्रिक्स के साथ कंफ्यूज मत होना। क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, सपोज मैं एक मैट्रिक्स देता हूँ 1 2 3 4, और उसके साथ एक स्केलर मानो k मल्टीप्लाई करता हूँ। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, और मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, वही ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। जो इसका जो ऑर्डर, ये 2 by 2 का ऑर्डर है, वही 2 by 2 का ऑर्डर मिलेगा। बस ये स्केलर जाके उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट है मल्टीप्लाई, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, k 2k 3k 4k। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट इज नॉट मैट्रिक्स, इट इज नॉट मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में जब बाहर एक नंबर के हम अगर अंदर लेना चाहते हैं, तो उसको कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं k को सी डी में मल्टीप्लाई कर दिया, के सी के डी, और ऊपर दोनों सेम रखा, या बी डी में मल्टीप्लाई कर दिया, के बी के डी। आप सोच रहे होंगे सर हमें ये बताइए कि ये दोनों इक्वल कैसे हैं, सर ये दोनों इक्वल कैसे हैं, आप बताओ।
अरे अभी तो करके आए थे, जरा आप सोचो। ये के डिटर्मिनेंट, हाँ, सर। ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो से आप के कॉमन फैक्टर ले जाओ तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी तो करके आया था ना, अभी Yes, तो sir. करके आया था ना। तो सिंपल सा बात मैं दोबारा बोलता हूँ, सिंपल सा बात दोबारा बोलता हूँ। अगर बाहर एक डिटर्मिनेंट के बाहर एक स्केलर है और उसको अगर अंदर लेना चाहते हो, बाहर एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, बाहर एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है डिटर्मिनेंट के साथ, उसको मैं अगर अंदर घुसाना चाहता हूं, तो मैं कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है? अच्छा, उसी तरह उल्टा उसका क्या होगा ना, मेरा डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में से मैं एक स्केलर बाहर कॉमन ला सकता हूं। क्लियर और नॉट? बेटे मैट्रिक्स के केस में क्या होता था पता है? मैट्रिक्स में मैं मानो ऐसा देता था आपको 2 4 6 8, ये एक मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स, 1 2 3 4। 3 4। मैट्रिक्स में क्या होता है बेटे, जब हम सारे एलिमेंट, जब हम मैट्रिक्स के से जब एक स्केलर बाहर लेते हैं तो सारे एलिमेंट में से वो कॉमन जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, वो स्केलर जाके उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। इसलिए मैं अगर एक स्केलर बाहर कॉमन लाता हूं तो सारे एलिमेंट से कॉमन लाता हूं मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में कोई एक रो से कॉमन आता है या फिर कोई एक कॉलम से कॉमन आता है। आई होप आप समझ गए, आगे चलते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा, ये वाला लास्ट खाली देख लो। आज कौन ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, यही प्रॉपर्टी 3 को इस्तेमाल करके एक मजेदार चीज देखते हैं ना, मतलब उसको थोड़ा सा और एक्सपांड करते हैं। ठीक है? ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। अच्छा, अभी बोला ना, कोई डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या फिर एक कॉलम से कॉमन फैक्टर ले सकते हो। मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट से कॉमन फैक्टर लेते हैं, है ना? मैट्रिक्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, याद रखो। अगर भूल जाओगे तो वीडियो दोबारा देख लेना मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका मैं फर्स्ट कॉलम में से के कॉमन ले सकता हूँ, सारे एलिमेंट में से के ले गया, इसके बाहर के ले गया, और रह गया A1 A2 A3, एक के ले गया। अच्छा, इसके सारे एलिमेंट एल दे सकता हूँ, एक एल ले गया, और ये रह गया B1 B2 B3, है ना? इसके सारे एलिमेंट में से एम ले सकता हूँ, ले गया एम ले गया। क्लियर और नॉट? अरे समझ में आएगी नहीं? तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के एल एम इंटू दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगेन यस सर। अगेन अगेन अगेन, ये देखो, ओरिजिनली ये जो स्केलर के था वो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ था, एल सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ था, एम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ था ना। लेकिन मैं अभी के एल एम को बाहर ले गया, के एल एम को बाहर ले गया। अभी बाहर लेने के बाद के एल एम को अंदर घुसाना चाहता हूँ, के एल एम दोनों तीनों को अंदर घुसाना चाहता हूँ। तो अभी मेरा मर्जी, एक बार यहाँ से बाहर निकाल दिया, अब मेरा मर्जी ना, क्योंकि मुझे पता है बाहर जो स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है अगर मैं उसको अंदर घुसाना चाहता हूं तो मैं कोई भी एक रो या फिर कोई एक कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? तो मैं के अगर अंदर घुसाना चाहता हूं, मैं चाहूंगा तो इस रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये रो में के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये कोई भी एक रो मल्टीप्लाई करना है। तो एक के को लेके मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, के 1 के, और एल को लेकर सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और एम को लेकर थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? Yes, sir. आगे। ओके, न्यू प्रॉपर्टी 4, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आपके बुक से क्वेश्चंस भी करेंगे। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन, पेइंग क्लोज अटेंशन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, ओके, प्रॉपर्टी 4। बेटे प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है ना, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। बेटे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, और मैं देख रहा हूं मेरा डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो, कोई भी दो रो 1 रो 2 या फिर रो 1 रो 3 या फिर रो 2 रो 3, इनफैक्ट तीनों के तीनों रो भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम कोई दो रो पर आइडेंटिकल, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का सेम। या फिर अगर कोई दो कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कॉलम 3, कॉलम 2 कॉलम 3, या फिर तीनों के तीनों कॉलम जैसे भी है, सारे एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा।
सो लेट मी शो यू विथ एन एग्जांपल। वेरिफिकेशन करते हैं बेटे, ये मेरा डिटर्मिनेंट देखो, अब जरा चेक करो, इसका जो सेकंड रो देख रहे हो, सेकंड रो एंड थर्ड रो दोनों सेम है, देखो आइडेंटिकल है, देख रहे हो आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल पूरा एग्जैक्टली सेम देख रहे हो, A2 B2 C2 A2 B2 C2। अच्छा चलो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो आप कोई भी रो कोई भी कॉलम के अलग पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए एक्सपांड कर सकते हो, और मैंने बोला था जब आपको कोई मतलब जरूरतमंद नहीं है कि सपोज कोई एक रो या फिर कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस होते हैं, तो उसी के अलग पर करने से आपका समय बच जाता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो आप बेहतर होगा फर्स्ट रो के अलग पर हमेशा अटेम्प्ट करोगे ना, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस देंगे। अच्छा, अरे प्लस माइनस प्लस क्यों देंगे, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो बेटे A1 इंटू B2 C2 माइनस B2 C2, अरे समझ रहे हो कि नहीं, अरे समझ रहे हो, हेलो एक भाई। Yes, sir. हाँ, आ गया सर। A1 इंटू B2 C2 माइनस B2 C2, B2 C2 माइनस B2 C2 क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो देख रहे हो, माइनस B1 इंटू बेटे उसका रो कॉलम को डिलीट करो, A2 C2 माइनस A2 C2, A2 C2 माइनस A2 C2 ये भी जीरो, प्लस C1 इंटू रो कॉलम डिलीट करो, A2 B2 माइनस A2 B2 जीरो। बट फाइनली द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी जीरो। मेरा बात समझ में आ गया, मेरे बात क्लियर। तो Yes, sir. हाँ, तो मेरा अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या फिर सारे के सारे रो भी चलेगा, अब मैं सारे के सारे इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप बाद में पूछ लोगे सर आप खाली दो रो बोल रहे हो सर, तीनों रो अगर आइडेंटिकल हो गए, अबे दो रो अगर आइडेंटिकल हो गए ना तो तीसरा रो कुछ भी हो आई डोंट केयर, तीसरा रो क्या हो आई डोंट केयर, मुझे बस कोई दो रो अगर आइडेंटिकल हो गए ना तो डिटर्मिनेंट पर जीरो हो जाएगा, बस तीसरा रो आई डोंट केयर व्हाटएवर, दो रो आइडेंटिकल होने चाहिए, बस मुझे दो आइडेंटिकल रो दे दो, मैं बोल दूंगा कि डिटर्मिनेंट इज जीरो, दो आइडेंटिकल कॉलम दे दो तो मैं बोल दूंगा कि डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो कुछ एग्जांपल देखो, क्या हुआ है डिटर्मिनेंट जीरो, क्यों जीरो करे, फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल, Identical. और जो कॉलम दोनों भी सेम है। सॉरी सर। ये हाँ देखो सर। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल, ये देखो जीरो, वाई, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल, अरे समझ में आ रहा है। और आगे चलो और एग्जांपल दो, देना पड़ेगा, लो ले जाओ, ले जाओ खा लो, ले जाओ, डिटर्मिनेंट जीरो, ठीक है। तो कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, दो रो या फिर दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट इज जीरो। दोबारा बोलता हूं, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो चलो उसको लेके एक सवाल करते हैं। देखो आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी जितना सारा पढ़ा रहे हैं तो किधर इस्तेमाल होगा, वो भी तो बोल दीजिए ना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल वन, सर इतना तो बोलने का, इतना तो बोलने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो जो भी बोलते हैं। कोई अच्छा सेंस ही नहीं है। हाँ, देखो ये डिटर्मिनेंट, देखो बेटे ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा सवाल है कि विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वैनिश। बेटे वैनिशेस, वैनिश इसीलिए लिखा है क्योंकि दो दो डिटर्मिनेंट था, मैं एक को इरेज कर दिया हूँ, एक्चुअली इसके अंदर छुप के है, देखना चाहोगे, देखना चाहोगे कोई, देखो देख रहे हो, अरे देख रहे हो कि नहीं, Yes. हाँ सर अपना गेम खेल लेंगे जी। सर हाँ ये को हाँ, बेटे बहुत सारा सीक्रेट इसके अंदर छुपा हुआ है, इसको अरे पूरा देखना ये चाहो, पूरा मैजिकल पूरा देखना, ये देखो देखो छुपा हुआ है, देखो देखो छुपा हुआ है, देख रहे हो, जादू। हाँ Yes. हाँ, तो मैं इसको छुपाया हूँ इसीलिए वो भैनिस दिया था। तो अच्छा सर व्हाइटनर। हाँ सर बस व्हाइटनर। हाँ व्हाइटनर सब सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। ओके चलो, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, आर यू रेडी टू डू दिस क्वेश्चन, मेंटली प्रिपेयर्ड। Yes.
यस ओके सर। यस सर। ठीक है बेटे, ये तीनों स्टेप मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करो जो इजी जी प्रॉब्लम है ना, आप उनको ब्रेन में विजुअलाइज करने की कोशिश करो और ब्रेन में सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आप अगर ब्रेन में सोचने में अगर कामयाब हो गए तो बेटे आपका सारे प्रॉब्लम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर आप पेन पेपर शुरुआत में ही पकड़ते हो तो मुश्किल होता है, तो शुरुआत में थोड़ा ब्रेन लगाओ फिर पेन पेपर पकड़ो। बेटे ये डिटर्मिनेंट है और बोला कि बिना एक्सपैंड किए आप बताओ कि डिटर्मिनेंट वैनिश करता है। वैनिश करता है मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है ना। मतलब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है, प्रूव करो बिना एक्सपैंड किए। बिना एक्सपैंड किए का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं खाली ऐसे बोल दूं कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, तो आप क्या कर दोगे, कोई एक रो या फिर कॉलम के अलावा एक्सपैंड करके निकाल दोगे, है ना। निकाल दो प्लस माइनस प्लस यूं 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 करके निकाल दो। लेकिन अभी बिना एक्सपैंड करके करना है, प्रॉपर्टी यूज करके। अच्छा बेटा देखो जरा, ये 357 है, देखो 357 ऑब्जर्व करो, 357 नंबर्स को देखो, ब्रेन में नंबर्स को रखो। 357 1 2 4 6 10 14, जरा ऑब्जर्व करो, 3 6 5 10 7 14, कुछ नजर आ रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है, यस। टू मल्टी टू कुछ पैटर्न मल्टीप्लाई। दिख रहा है, देख रहे हो। अच्छा एक प्रॉपर्टी भी पढ़े थे ना प्रॉपर्टी 3 में, कि हम कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो या फिर एक एक वर्ड जो यूज कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, एक वर्ड जो यूज कर रहा हूं, कोई एक रो या फिर एक कॉलम से एक कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। अच्छा जरा ये जो कॉलम है ना बेटे, ये कॉलम के सारे एलिमेंट में से मैं टू कॉमन फैक्टर ले जाता हूँ। क्या बाहर ले जाता हूँ कॉमन फैक्टर, टू ले जाता हूँ, है ना, टू बार कॉमन ले गया टू। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 7, देख रहे हो 3 5 7। अरे देख रहे हो, समझ पाई स्टेप। यस Yes, सर। sir. यस। नाउ लुक हियर, column 1 and column 3 are what, identical. Identical. So the value of this determinant itself is 0. तो 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हो ना, ये 2 है और इसका वैल्यू 0 है, तो पूरा आ गया 0। हेलो गेट इट। Again, sir. यस। यस सर। ओके, बाकी हो क्या, शर्म आ रहा है यस सर बोलने के लिए? अरे शर्मा रहे हो, हाँ सर। शर्म आ रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो और एक क्वेश्चन करते तो हैं। आपको भॉइस कटी होଉଛି ନା ଆମ ଭଏସ୍ କେବେ କଟିବନି ବାପା, 95 MBPS ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍, ତ ଭଏସ୍ କଟିବା सर। କଥା କହନା। ଯଦି ଭଏସ୍ କଟୁଛି ଜିଓକୁ ଯାଇକି ଶୋଧ ଯାଇକି, ଜିଓ ଗିଗା ଫାଇବର 95 MBPS ଭଏସ୍ କେବେ କଟିବନି। ଆଉ କାହାର କଟୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ସେଗୁଡା Nah, କହିବନି। नो सर। ଭଏସ୍ କେବେ crystal clear. ଭଏସ୍ କେବେ କଟିବନି। ମାନେ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଚିଫ୍, सर ଏଇଠି ଏ ଶୁଣ, ଓଡିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଘରେ ହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି ଏତିକି ସ୍ପିଡର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିବ। ଆଉ କେତେ ତମକୁ ସ୍ପିଡ୍ सर ଦରକାର ना ଅଛି? ଏପଟେ ରେନି ସେପଟେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଠି ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ମଜା କରୁଛି, ମୁଁ ମଜା କରୁଛି। ତୁ ସିରିୟସ୍ Sir को ହେଇଗଲୁ କି? मजा ओके नहीं आ रही। ତୁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲୁ କି? ନା ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବା ବେଟର ହବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମଜା କାହିଁକିନା କରୁଛି। ମ୍ୟାଥ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ନା ସାର୍, ମାନେ ଏକ୍सପ୍ଲେନେशन मैटर करे। अच्छा 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 ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रूव दैट। हाँ ये भी सवाल क्या है देखो बेटे, विदाउट एक्सपैंडिंग द फॉलोइंग डिटरमिनेंट एट एनी स्टेज प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो दिखाना है बिना एक्सपैंड किए, है ना, बिना एक्सपैंड किए। तो चलो इसको जीरो दिखाते हैं बिना एक्सपैंड किए। तो इसका पहले वाला सवाल में था प्रूव दैट दिस वैनिसेस, यहाँ पर थोड़ा बोल दिया है कि दिस इक्वल टू जीरो, एक ही बात है, सवाल एक ही है। अच्छा तो इसको कैसे मैं जीरो दिखाऊं, ठीक है ना। तो क्या स्टेप होगा मैं अगर बता दूं तो कोई मतलब फायदा नहीं। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, आप पहले नोटिस करो चीजों को। एक बार चीजों को नोटिस करना शुरू किए कर लोगे। अच्छा जरा ऑब्जर्व करो, 1/a 1/b 1/c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, bc ca ab। अच्छा ये bc में एक चीज का कमी है, क्या वो कमी क्या है, क्या था, गोल हो जाता ए है ना, ए। ए का कमी है ना। अच्छा ए का कमी है, इसमें किसका कमी है, बी। बी। इसमें किसकी कमी इसमें है, का सी सी। का कमी है ना। सी। अच्छा इधर भी देखो 1/a है ना, आगे चल के समझ में आ जाएगा। अच्छा इसमें एक ए का कमी है, तो क्यों ना मैं फर्स्ट रो में ना, पूरा पूरा जो फर्स्ट रो
वो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में मैं a मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर एक नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में, अगर मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम में, अगर मैं एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो स्केलर को बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ना करने से क्या होगा भाई, वैल्यू चेंज हो जाएगा, k टाइम्स होल डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो 1/k कर देने से वैल्यू सेम रहता है, याद है कि नहीं? अच्छा, तो करना शुरू करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट रो है उसके एवरी एलिमेंट में a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाहर एक a डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 1/a इंटू ए 1, और a का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा abc, देख रहे हो। अच्छा, दूसरे रो में चलो b मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, चलो b मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। आपके लिए पूरा ये दुनिया पूरा नया नया है। एक बार 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर है ना। इसमें b मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें b मल्टीप्लाई करते सेकंड रो में, तो बाहर एक b डिवाइड भी करेंगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? आगे सर। यस हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा b का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा abc। अरे CAB मतलब abc है ना। अच्छा, इसमें c का कमी है ना, पूरा थर्ड रो में c मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर एक c डिवाइड भी कर लेते हैं, 1 c का क्यूब abc। याद रखो, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में जब एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर भी उसको डिवाइड करोगे, ना करने से डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा, तो अच्छा डायरेक्ट मैं इसको 1/abc लिख लेता हूँ, सुंदर दिखेगा और सुंदर दिखेगा, क्लियर है ना। 1/abc, ठीक है। हाँ, तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पर मैंने रो 1 में क्या मल्टीप्लाई किया हूँ, a मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो ना, रो 1 इंटू ए। अरे देख रहे हो ना, रो 1 के एवरी एलिमेंट में मैंने a मल्टीप्लाई किया, तो जो किया हूँ उसको लिखूंगा भी। रो 2 के एवरी एलिमेंट में मैंने b मल्टीप्लाई किया, रो 3 के एवरी एलिमेंट में मैंने c मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो। ओके, इज इक्वल टू, अच्छा देखो, अब देखो, अच्छा बेटे ये जो फर्स्ट कॉलम है ना बेटे, ये फर्स्ट कॉलम के एवरी एलिमेंट में से abc कॉमन ले सकता हूँ। यस सर, क्यों नहीं ले यस सकते। अच्छा, तो चलो ले लेते हैं, है ना, फर्स्ट कॉलम के एवरी एलिमेंट में से abc कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर सर, abc ले गया। आइडेंटिकल हो गया 1 1 1 एंड 1 हाँ, 1 1। बाहर abc ले गया, वेरी गुड। 1 1 1, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, देन 1 1 1। सर well फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हाँ, से सेम है तो। well I don't care about this abc, मुझे तो इधर ही जीरो मिल गया। I don't care about that, तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन मुझे वो ना कटता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो भी है, तो फाइनली मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया बेटे, ना टेकिंग abc कॉमन आउट ऑफ कॉलम 3, है ना, कॉलम 3। अच्छा, तो बेटा अभी ये आ गया बेटे 1 इंटू ये 0, है ना। क्यों 0 हुआ, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो फाइनली 0 प्रूव्ड, समझ में आ गया। अच्छा, यस सर। ओके, दोबारा बोल देता हूँ, स्केलर अगर किसी भी रो या फिर, अब देखो मैं यहाँ पर बोला था ना कि आपको आगे चल के जरूरत पड़ेगा, आपको आगे चल के जरूरत पड़ेगा कि एक रो के सारे एलिमेंट में एक स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहोगे, बोला था ना उस टाइम में। तो पड़ा कि नहीं, जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ेगा, और बाहर उसको डिवाइड भी करोगे, ठीक है। यस सर, पढ़ा है। अच्छा ठीक है, अब देखो बेटे ये जो सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है बताना चाहूंगा अभी। पहले तो ये सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकाल, फाइंड द, नो एक्चुअली इसका ये क्वेश्चन था, प्रूव दैट दिस वैनिसेस, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट वैनिसेस, ये डिटर्मिनेंट वैनिस करता है। अब देखो बेटे, डिपेंड करता है कि ये सवाल कितना मार्क का आता है। अगर ये सवाल 1 मार्क का आएगा तो प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगा, खाली पूछेगा इसका वैल्यू, और अभी बताऊंगा आगे चल के कैसे मुझे पता चला, इसका वैल्यू है 0। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया
लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क 5 मार्क जो भी होता है तो प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट वेनिसेस या फिर प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 ऐसा करके पूछे। डायगोनल तो सर सुनो मेरे बात ध्यान सुनो। ए ना रे तू काई आडू छड़ फॉर्मूला मुंड तू से फॉर्मूला कोडी कही नहीं तू तो काई आनी कंफ्यूज कर चुको सेमी जो फॉर्मूला मैं कभी बोला नहीं हूं उसको आप दिमाग में क्रिएट क्यों करते हो? इसका कारण है आप पढ़ते नहीं हो घर में। हाँ, जैसे कि सर पढ़ा दिए, अरे है ना, जैसे सर सर पढ़ाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप स्कूल नहीं गए थे एग्जाम देने के लिए डायरेक्ट पहुंचे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिमाग से लगाए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि होता है ना सर बताए थे बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये भी यही होना चाहिए है ना। हाँ, दिमाग से काहे फॉर्मूला निकालते हो? कौन बताया है फॉर्मूला? कौन पढ़ाया है फॉर्मूला आपको? फालतू का फॉर्मूला। अच्छा, वो था डायगोनल मैट्रिक्स या फिर मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो या फिर नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो या फिर ऊपर नीचे दोनों वाले सारे एलिमेंट जीरो, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल। ये कहाँ का डायगोनल, ये कहाँ का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बता रहे हो? अच्छा सुनो, बेटे आप सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भूल गए हो? मैट्रिक्स तो नहीं है। अरे भाई मैट्रिक्स था तो ओरिजिनली मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक यस मैट्रिक्स सर। का ही तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत में ये कि मैट्रिक्स था और उसका हम अभी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स पहला था, जो मैट्रिक्स पहले था, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप भूल गए हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो मैं ब्रीफली मतलब दो लाइन में रिकॉल करवा देता हूँ। पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है ना, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स का नेगेटिव माइनस है। है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। तो ये मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स ए को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप अगर घर में देखोगे जाके, हाँ मैं मैट्रिक्स बनाया था ना, फिर से दोबारा बोलोगे सर मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हो, डिटर्मिनेंट है तो। हाँ तो ये मैट्रिक्स हो गया, अभी दिल को तसल्ली मिल गया बस। ये जो मैट्रिक्स है इसको आप घर में इसका ट्रांसपोज निकाल के देख सकते हो, नेगेटिव ऑफ है। अच्छा ये तो पढ़ चुके हैं। अच्छा और क्या पढ़े थे बेटे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमारे सामने एक मैट्रिक्स आएगा तो बार बार हम उसका ट्रांसपोज निकाल के थोड़ी ना वो चेक करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। पहचानोगे कैसे? देखो बेटे उसका तरीका ये है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो है, पहला कंडीशन। देख रहे हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मेन डायगोनल का सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, प्रूव भी करवाया यस। था मैट्रिक्स चैप्टर में। और डायगोनल का जो दोनों तरफ के एलिमेंट है ना बेटे, वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। देखो बेटे बी माइनस बी देख रहे हो, सी माइनस सी देख रहे हो, ए माइनस ए देख रहे हो। अरे समझ रहे हो, डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट जीरो, दोनों तरफ एक दूसरे का नेगेटिव। समझ में आया? ये दोबारा समझाऊं तो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आगे चल के मैं प्रूव करवाऊंगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 उसका डिटर्मिनेंट हमेशा, मतलब ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता है, वो प्रूव करके दिखवाऊंगा। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन हमें पढ़े आएगा, सपोज 3 मार्क का फिर 5 मार्क का, तो इसको तो आप डायरेक्टली नहीं लिख दोगे ना कि इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऐसा तो नहीं बोल सकते 1 मार्क का। तो इसको कैसे करेंगे ना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट पूछेगा तो बेटे हमेशा याद रखो इसको कैसे करोगे। देखो स्टेप वन आइदर सारे रो या फिर सारे कॉलम में से -1 कॉमन लेना है आपको। क्या कॉमन लेना है बेटे? -1 कॉमन लेना है। मेरे बात समझ रहे हो? प्लेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको देता है और डिटर्मिनेंट पूछता है, मतलब वैनिश वैनिश कर रहा है अगर पूछता है, तो क्या करना है, सारे रो या फिर सारे कॉलम में से एक स्केलर एक एक करके कॉमन लेना है। -1 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है बेटे? -1 कॉमन लेना है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इसका रो 1 से -1 कॉमन लेता हूँ, रो 2 से और एक -1 कॉमन लेता हूँ, रो 3 से और एक -1 कॉमन लेता हूँ। कितना -1 कॉमन लिया रे? 3 -1 कॉमन लिया रे। 3। माइनस वन। अच्छा, अंदर अभी क्या रहेगा रे? सब सारे रो से -1 कॉमन ले गया, 0 -b माइनस बी प्लस c, सी b 0 जीरो माइनस a माइनस माइनस सी c a ए जीरो। 0। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेकिंग -1 कॉमन आउट ऑफ each of
R1 R2 R3। अच्छा आप बोलोगे सर मैं कॉलम से लेता, क्या कोई प्रॉब्लम था? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप अगर मतलब यही आएगा, आप अगर लिखोगे ना टेकिंग -1 कॉमन आउट ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, वही तो आएगा। इसमें से एक -1, इसमें से एक -1, इसमें -1 का क्यूब, और ये तो वही होगा ना, 0 b -c -b 0 a c -a, अरे वही होगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, पहला बात है, थोड़ी देर के लिए आपको आगे चल के पता चलेगा, थोड़ी देर के लिए मैं इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोल देता हूँ, ठीक है ना? लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर में ऐसा करना है आपको, क्लियर और नॉट? अच्छा प्रॉपर्टी 1 जरा याद करो, प्रॉपर्टी 1 की एक डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने के करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, याद है? एक डिटर्मिनेंट यस के सारे रोज को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो, तो डिटर्मिनेंट वही रहता है ना? तो मैं वही कर रहा हूँ। ये बाहर -1 का क्यूब बाहर है, उसको बाहर ही रहने देते हैं, उसको बाहर ही रहने देते हैं। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटे? -1 हो जाएगा ना, -1 का क्यूब इज -1 × है ना, उसको बाहर ही रहने देता हूँ। अच्छा मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट का रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट सेम रहता है। तो इसका जो फर्स्ट रो है 0 -b c, मैं उसको क्या बनाता हूँ बेटे? फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ, 0 -b c, देख रहे हो? दूसरा जो रो है b 0 है, उसको दूसरा कॉलम बनाता हूँ, b 0 है, देख रहे हो? तीसरा जो रो है -c है 0, उसको तीसरा कॉलम बनाता हूँ, -c है 0। तो बेटे मतलब ये डिटर्मिनेंट जो है ये भी तो वही है ना, मैं कुछ चेंज किया हूँ क्या? ये जो है ये वही डिटर्मिनेंट है, क्यों भाई? अभी पढ़े थे ना, डिटर्मिनेंट का रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से वैल्यू बदलता नहीं है। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों सेम है। और ये -1 बुद्धू की तरह मत पूछना, ये -1 का क्यूब -1 है, समझ में आ रहा है ना ये? हाँ, तो इधर लिख लेता हूँ, प्रॉपर्टी 1 में यूज किया हूँ आज आज डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, ठीक है ना, वो इस्तेमाल किया यहाँ पर। एक्चुअली ये ना लिख के आप एक काम करो, लिख लो कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो ऐसा करने से हमें पता है कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, सेम होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक सेकंड, लेट मी जूम इट आउट, लेट मी जूम इट आउट। क्या आप देख रहे हो? आपका सवाल में जो डिटर्मिनेंट दिया था और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम डिटर्मिनेंट देख रहे हो? 0 -b c, 0 -b c, b 0 -a, b 0 -a, -c a 0, -c a 0, अरे देख रहे हो? यस सर। मतलब बेटे सवाल वाला डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा माने थे ना, लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस, क्लियर और नॉट? लेट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। तो फाइनली ये जो आया दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, इजंट इट? बिकॉज ये डेल्टा ही है, ओरिजिनली जो डिटर्मिनेंट था वही है। तो एक चीज नजर आया कि क्या आया फाइनली, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। अरे देख रहे हो, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। अरे डेल्टा को करते सॉल्व कर रहे थे ना, उसी को तो करते आ रहे हो, उसी को करते आ रहे हो, इक्वल इक्वल देके। तो आया डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो बेटा माइनस डेल्टा इस साइड में ले जाओ, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज डेल्टा इज व्हाट? 0। प्रूव हो गया। तो सुनो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर में क्या करोगे? पहला स्टेप क्या है? सारे रोज या फिर सारे कॉलम, जो भी आपका मर्जी, एक एक -1 कॉमन लोगे, फिर क्या करोगे? ट्रांसपोज कर दोगे। अरे समझ लो ना, रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे। करने के बाद अब देखोगे कि ये जो डिटर्मिनेंट था ये डिटर्मिनेंट भी वही है, तो माइनर आगे चले। यस सर। क्यों यस सर। कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो आज? कोऑपरेट क्यों कर नहीं कर रहे हो आप? क्या आपको यस। लगता है? अरे कितना मैं मतलब आई कैंट एक्सप्रेस मोर भाई, कितना आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को। हाँ, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा पैसा मुझे मिलता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है सरकार, ज़्यादा जोर से सिंप्लीफाई करने से लगता है क्या? किसी को लगता है जितना ज़्यादा नो सिंप्लीफाई सर। करो उतना ज़्यादा सैलरी?
थोड़ा और दो तीन बार बोलो और ज्यादा सैलरी, ऐसा तो नहीं ना। तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ना आपके लिए बार बार चीजों को, तो क्यों आंसर ना देके चुपचाप बैठ जाते हो फालतू में, हाँ फालतूगिरी करते हो। अच्छा सुनो बेटे, अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े थे ना बेटे, वो थर्ड प्रॉपर्टी जो पढ़े थे उसका एक क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल देंगे, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहले देख लेता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हाँ पहले इसको देख लो क्या लिखा है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन कॉलम और वन रो इज द सेम मल्टीपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर कॉलम और रो, द डिटर्मिनेंट वैनिसेस। मतलब क्या है देखो बेटा, ये मेरा डिटर्मिनेंट है और इसका पहला कॉलम का एलिमेंट है A1 A2 A3, तीसरा कॉलम C1 C2 C3, लेकिन जो दूसरा कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है उसके एलिमेंट्स कॉलम 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ एक सेम स्केलर मल्टीप्लाई हो, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ। देखो ये A1 है और ये K इंटू A1 है, ये 2 है K इंटू A2 है, A3 है K इंटू A3, मतलब कॉलम 2 इज इक्वली प्रोपोर्शनल। आइडेंटिकल हाँ, every element of common, every element of column 2 is equally proportional to the corresponding elements of column 1. column 2 के every element are equally proportional to the corresponding element of column 1, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे देखो बेटे, अब इसके पहले प्रूव कर लेते हैं कैसे 0। बेटे हमें पता है कि हम कोई एक कॉलम या फिर कोई भी एक रो से एक कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हैं, तो इससे के ले गया बाहर, ठीक है ना। के बाहर लेने के बाद ये देखा, अब ये दोनों रो कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा ना। तो के इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो साबित हो गया कि दिस इज इक्वल टू 0। उसी तरह कोई एक रो देखो, ये A1 B1 C1 ये एक रो है, और सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का के साथ इक्वली प्रोपोर्शनल है। देखो बेटे A1 के A1 B1 के B1 C1 के C1, तो इसका भी वैल्यू उसी तरह प्रूव कर सकते हो 0 है। क्लियर है ना। तो चलो इसको लेकर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कोई दो कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वली प्रोपोर्शनल, या फिर दो कॉलम कोई भी दो रो के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वली प्रोपोर्शनल तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो बेटे, इसका जो पहला कॉलम देखो 3 5 7, एंड जो दूसरा थर्ड कॉलम देखो 6 10 14, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करके आए हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, डायरेक्ट आंसर वाला, अगर फिल इन द ब्लैंक्स अगर आ गया, तो बेटे देखो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वली प्रोपोर्शनल है। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14, इसका वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट 0, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अरे समझ रहे हो, इधर देखो यस सर। कॉलम 1 कॉलम 2 आइडेंटिकल, वैल्यू 0। अच्छा इधर देखो, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नोटिस करो पहले क्या हुआ है, क्यों इसका वैल्यू 0 हुआ है। इसको मत देखो, इसको मत देखो, ब्रेड बताओ जल्दी देख के बताओ। तो 5 मल्टीप्लाई हुआ है 4। यार हाँ अगर सेकंड रो से कॉमन हाँ, ले जाए तो तीनों आइडेंटिकल है। 4 इंटू 5, 5 इंटू 5, 6 इंटू 5। अच्छा ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क का आता है तो हम प्रोसेस से करेंगे। प्रोसेस क्या होगा बेटे ना, टेकिंग 5 कॉमन आउट ऑफ दी सेकेंड रो से 5 कॉमन ले आएंगे, लाने के बाद 5 4 5 6, ये भी हो जाएगा 4 5 6, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0, प्रोसेस से करेंगे जैसे किए थे। अरे समझ रहे हो सारी चीजें। यस सर। अच्छा यस सर। ओके ओके